गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के खेलते समय दिखा वो यज्ञ कुंड क्या था। लाल महावर से पैरों को रंग कर लाल साड़ी शरीर पर लिपटाए हाथ में थाल लिए वो दुल्हन सी महिला कौन थी। पैरों के पायल और हाथ की चूड़ियां, क्या थापा जाग पाएगा और उसे पता चलेगा कि वो कौन है। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ खुद के साथ घटी वो कहानी जिसको मैं लिख करके आपके सामने नरेट करना चाहता था, पर मुझे लगा कि मुझे ये आपको वैसी ही सुनानी चाहिए जैसे मैंने इसे देखा था। तब मेरी उम्र 13-14 साल की रही होगी और मैं अपने घर से दूर लखनऊ में पढ़ा करता था। मैं वहाँ हॉस्टल में रहता था और गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने गांव जाने में बहुत खुश होता था, क्योंकि वहाँ मेरे भाई बहन और मेरे गांव के दोस्त मिला करते थे जिनके साथ मैं खूब खेलता था। मेरा गांव कुशीनगर में था। मैं छुट्टियों में अपने घर गया और हम सब दोस्त मिल रहे थे। इस कहानी को शुरू करने के पहले इस कहानी के कुछ किरदार हैं जिनके बारे में मैं पहले ही आपको बता दूं, ताकि कहानी समझने में आसानी हो। पहला किरदार है थापा का। ये नेपाली आदमी था, हमारे गांव में भागकर आया था। तब इसकी उम्र 10-12 वर्ष थी। गांव के एक बाबू साहब ने इसे अपने पास नौकर रख लिया। थापा बाबू साहब के खेतों में काम करता था, उनके गौशाले के पास रहता था और बाबू साहब के संपत्ति की रक्षा करता था। बदले में बाबू साहब ने भी थापा के लिए अपने खलिहान में एक मकान बनवा दिया जो गौशाले के सटे था, और थापा धीरे धीरे बाबू साहब का सबसे भरोसेमंद आदमी हो गया था। इस घटना के समय थापा की उम्र 60 से 65 साल के करीब रही होगी, जब वो बाबू साहब के खेतों में काम करता था और बाकी समय अपना भजन भक्ति में लगाया करता था। थापा पूजा पाठ करने में भी बड़ा विश्वास करता था। इस कहानी का दूसरा किरदार है मेरी पड़ोसी और मेरे ही खानदान की एक बूढ़ी विधवा औरत जिनका नाम मनसा देवी था। इनकी उम्र भी 60 साल से ज़्यादा थी। दोस्तों, मनसा अपने ही खानदान के या गांव के हर उस आदमी से जलती थी, हर उस आदमी से ईर्ष्या रखती थी जो कि तरक्की कर रहा है और जिसकी संपत्ति बढ़ रही है। मनसा के गोरे चेहरे पर झुर्रियां लटक गई थी, पर उसके मन की ईर्ष्या अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके सफ़ेद बाल, सफ़ेद साड़ी और चमकते शरीर को देखने वाला अचंभे में पड़ जाता कि वो बहुत ही संपन्न और समृद्ध परिवार की औरत है, पर उसका मन और उसमें भरी ईर्ष्या उसे उतना ही नीचा बनाते थे। तीसरा किरदार भी दोस्तों, एक तीसरा किरदार भी है बाबू साहब की पत्नी का, जो पैसे के घमंड में रहा करती थी। नए जमाने की फैशनेबल औरत जिसे पूजा पाठ में तो कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, और तो और वो बहादुर को बाहर से आने की वजह से अपने से नीचा समझा करती थी। वो कहती थी कि बहादुर पूजा और भक्ति नहीं बल्कि ढोंग करता है। वो केवल बाबू साहब की चापलूसी करता है और उनसे पैसे ऐंठता है। दोस्तों, थापा के खलिहान और मनसा देवी के मकान की दीवार एकदम सटे हुए थे। आए दिन मनसा देवी और थापा में झगड़े हुआ करते थे। थापा को इस बात से बड़ी नाराजगी थी कि मनसा देवी के नाती अपनी गेंदों को ढूंढने के बदले आकर के उसकी सब्जियों और फसलों को खराब करते थे। पर उस दिन तो कुछ गजब ही हो गया था। हुआ कुछ यूं था कि छुट्टियों में हम सब घर आए हुए थे और गांव के सभी दोस्त और भाई मिल करके क्रिकेट खेल रहे थे। सुबह से शाम तक यही काम होता था। जब हम सब थक जाते और प्यास से चूर हो जाते तो हम सब थापा के खलिहान में लगे नल पर पानी पीने जाते थे। उस दिन भी हम सब पानी ही पी रहे थे कि मनोज, जो कि हमारे दोस्तों में से ही एक था, उसने पानी पीने से मना कर दिया और चीखते हुए अचानक से घर भागा। हम सब हैरान थे। मनोज ने अपनी माँ को बताया कि किसी ने वहाँ पूजा की है। माँ के पूछने पर उसने कहा कि गौशाले के पास खाली जमीन में। सब लौट कर आए तो देखा कि गुड़हल के लाल फूल, लाल कपड़े और सिंदूर, इन सब चीज़ों के बीच में लाल रंग में रंगा हुआ एक बकरी के छोटे बच्चे का मुंड रखा हुआ था। बच्चा शायद तड़प कर अपने ही खून में लिपट कर लाल हुआ होगा। इसके बारे में किसी को पता नहीं था, सब अंदाजा लगा रहे थे। किसी ने इसे काट करके कोई साधना या तप किया था। इसे देख करके मनसा देवी चिल्लाने लगी। वो थापा पर चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि थापा तंत्र साधना करता है और वो अपनी शक्तियां उसके घर पर लगाना चाहता है।
इधर बाबू साहब की पत्नी भी चिल्लाने लगी, क्योंकि वो तो थापा की पूजा और उसकी भक्ति को वैसे ही ढोंग समझती थी। इस दृश्य को बच्चों से दूर रखा गया था, पर संजोग से मैंने उसे पहले ही देख लिया था। हम सब हिल गए थे। हमें वहां जाने से भी डर लगता था। घर वालों ने खलिहान की तरफ जाने से मना कर दिया था। उधर थापा भी परेशान रहता था, क्योंकि बाबू साहब उस पर चिल्लाने लगे थे, और थापा खुद भी हैरान था, क्योंकि उसे ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। पहले भी उसे सिंदूर और अगरबत्ती जैसी चीजें मिली हैं, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया है, या सोचकर कि किसी ने कूड़े में फेंक दिया होगा। पर बकरी का मुंड, खून और लाल सिंदूर के वो निशान, ये थापा को भी विचलित कर रहे थे। बाबू साहब की पत्नी बहुत गुस्सैल थी। उसने थापा की बोई हुई सब्जियां भी घर ले जाने से मना कर दिया। उसकी थापा से बनती नहीं थी, क्योंकि वो खलिहान में अक्सर अपनी मर्जी और अपने मालकिन होने का रौब दिखाया करती थी। उस खलिहान को अपने हिसाब से साफ कराती और सामान रखती थी। उसने ये आरोप लगाया कि थापा ने ही वो तंत्र साधना की है। पर थापा बाबू साहब से ये कहता रहा कि साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। बाबू साहब भी इस बात को मानने के लिए तैयार थे, पर वो निराश इस बात से थे कि थापा उनके जमीन की रखवाली नहीं कर पाया। वहां कौन आया था, इस बारे में थापा को पता नहीं था। अब थापा और बाबू साहब रात रात भर रखवाली करने लगे थे कि कौन है जो यहाँ आता है और यह सब करता है। दोस्तों, हफ्ते बीत गए, पर कुछ पता नहीं चला। अचानक एक दिन दोपहर में थापा की नज़र वहां पड़ी। वो जगह बिल्कुल भीगी हुई थी। किसी ने तुरंत पानी डाला था, ढेर सारा पानी, जैसे बिल्कुल धुल दिया गया हो उस जगह को। थापा के पास मौका तो था उसे पकड़ने का, पर उस समय वो खेत में काम कर रहा था। उसके हाथ से ये मौका निकल गया था। दिन बीता और शाम हुई। दिन भर काम करने के बाद हारा हुआ थापा बिस्तर पर पड़ते ही सो गया। कई दिन से रात को जग कर पहरा भी दे रहा था, और ऊपर से दिन की थकान। बाबू साहब की पत्नी ने खाना भिजवाया तो पता चला कि थापा सो गया है। वो पूरे मोहल्ले को जैसे शोर करके चिल्ला करके ये सुनाने लगी कि किसका नौकर होगा। नौकर नहीं, ये मालिक है। खाना मंगाता है और सो जाता है। ऐसी 40 बुराइयां वो चिल्ला चिल्ला कर करने लगी थी। वो पूर्णिमा की रात, चांद चमक रहा था और थापा ठंडी हवा पाकर के सो रहा था। वो बिल्कुल नींद में डूबा हुआ था। अचानक कोई निकलता है, लाल महावर से पैरों को रंग कर और लाल साड़ी शरीर पर लिपटे हुए, हाथ में थाल, जैसे मानो कोई दुल्हन आ रही हो। कुछ होने वाला था, कुछ खतरनाक। पैरों के पायल और हाथ की चूड़ियां, ये सब बज रही थीं। थापा तो गहरी नींद में था। क्या थापा जाग पाएगा और उसे पता चलेगा कि यहाँ क्या होने वाला है? दोस्तों, अगर कहानी रोमांचक लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम चलते हैं इस कहानी की तरफ। वो जगह जो धुली गई थी, उसके इस्तेमाल का वक्त आ गया था। प्लेट को साइड में रखकर कोई औरत बाल में सिंदूर भर रही थी। उसने पूरे बाल को सिंदूर से लाल कर दिया था और अपनी लंबे गेशुओं को जमीन पर रगड़कर झाड़ू सा लगा रही थी। पूरी जमीन लाल हो गई थी और वो औरत थापा की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने जैसे जादू सा कर दिया हो थापा पर। वो नींद से उठने का नाम नहीं ले रहा था। महिला ने जोर से मंत्र जपना शुरू किया। वो आवाज और तेज होने लगी, अपनी पूजा में लीन हो गई। यह सब होते हुए कोई देख रहा था। बेशक वो डरा हुआ था, पर वो अपनी हिम्मत करके किसी तरह थापा के पास पहुंचा। उसे हिलाने लगा। थापा करवट बदलकर दोबारा सो गया। जोर से धक्का देने पर थापा की आंखें खुल गईं। अरे बाबू साहब, आप? बाबू साहब ने थापा को चुप होने का इशारा किया और थापा को उस औरत की तरफ नजर करने के लिए कहा। वो तेज तेज से मंत्र के साथ सिंदूर से खेल रही थी। दोनों पीछे से उसके पास गए। ये सिंदूर की होली। आज तक ऐसा दृश्य तो किसी ने नहीं देखा था। बाबू साहब और थापा दोनों अचंभित थे। बाबू साहब के आने के साथ ही उनके दोनों बच्चे भी उनके पीछे पीछे आ गए थे। बिल्कुल पीछे खड़े बाबू साहब और थापा
को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि वो औरत क्या कर रही थी। उन्होंने देखा कि वो अपनी ही उंगलियों को काट करके चूस रही थी। बच्चों ने यह दृश्य देखकर चीख मचा दी और गांव में अचानक से भगदड़ उमड़ पड़ी। गांव के लोग दौड़े और वो औरत भी पलट गई। ये सफेद चेहरा और उस पर लाल साड़ी और ये श्रृंगार, कोई दुल्हन भी फीकी पड़ जाए, ऐसा दृश्य था। थापा ने पास में पड़े बाल्टी की पानी को उसके ऊपर झट से फेंका और सब धुल गया। पूरनमासी की रात की चमक में सब साफ हो गया था। चेहरे पर झुर्रियां, सफेद बाल और सामने लाल साड़ी में खड़ी मनसा देवी। दोस्तों, गांव वालों ने मनसा देवी को इस तरह कभी नहीं देखा था। उस बूढ़ी विधवा के पैरों में रंग और लाल साड़ी के साथ पहने हुए सारे जेवर, हाथों में वो महावर का रंग जैसे दुल्हन हो। उसे गांव वालों ने अपने पहरे में रखा। सुबह हुई तो बनारस से बड़े तांत्रिक को बुलाया गया। पूछने पर उसने बताया कि वही वहां पर साधना करती है। उसे मृणालिनी साधना करनी थी। आज की पूरनमासी की रात उसके लिए आखिरी रात थी। वो सालों से इसके लिए प्रतीक्षा कर रही थी। वही उस जगह को ऊपर छत से सटे होने के कारण पानी फेंक कर धुलती थी। वही बच्चों की गेंद ढूंढने के बहाने उस जगह को देखती और साफ करती थी। सब कुछ साफ था। उसने बताया कि उसे बाबू साहब की संपत्ति अपने घर ले जानी थी। उसे अपनी शक्ति और तंत्र साधना से वो सारी संपत्ति हासिल करनी थी। पर मनसा देवी आखिर में बेनकाब हो गई। गांव के सारे लोग इस घटना के बाद दहल उठे थे। हम सारे बच्चों को गर्मी की छुट्टियां बंद घरों में बितानी पड़ी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें और अच्छी कहानी सुनाने की प्रेरणा मिले। आपका साथ बना रहे, हमारा डेली अपडेट आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल का सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं कल सुबह फिर एक कहानी के साथ। रियल कहानी विथ रियल वॉइस मिलेगी आपको सिर्फ ब्लडी हॉरर स्टोरीज पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।